26 तारीख से हम लोग बस्तर से बूथ चलो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें सभी बड़े नेता आदरणीय शैलजा मैम जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे सचिव, सभी हम अलग अलग बूथों में, एक बूथों में जाएंगे। हमारी बूथ कमेटियां बनी है, उनकी समीक्षा करेंगे और वहां दिन भर हम लोग वहां बैठेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, हमारी बात, जनता की बात सुनेंगे। एक वृहद कार्य योजना कांग्रेस पार्टी संगठन के माध्यम से बना रहे ताकि हम दमदारी के साथ 2023 के चुनाव में लड़ सकें। 5 साल इस प्रदेश की जनता ने इन्हें एक बहुत बड़ा मौका दिया था। इनके 73 विधायक हैं। प्रदेश में कोई भी स्कीम ऐसी नहीं बनी, या 18 में जो घोषणा इन लोगों ने किया था, अपने घोषणाओं पर अमल नहीं किया। केंद्र सरकार जो राशि देती है उसका पूरा बंदरबाट किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण नल जल योजना में और कैंपाबद में बहुत बड़ी राशि छत्तीसगढ़ प्रदेश को दी गई थी, लेकिन आज आप किसी भी गांव में पहुंच जाइए, नल जल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अभी तो शुरुआत है। आने वाले समय में सत्ता का संघर्ष और संगठन के साथ टकराव कांग्रेस को ले डूबेगा। कितने भी गुप्त बैठक ले लें, मगर जो विभाजन की रेखा खींच गई है वो आगे बढ़ेगी। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा है उस तैयारी को लेकर जिसका असर हमें दिखाई देगा 2023 के चुनाव परिणाम पर। जी हां, कोई भी राजनीतिक दल अपनी तैयारी करता है तो उसकी तैयारी की आधार जो है वो बूथ स्तर पर उसकी मजबूती पर निर्भर करता है। और ऐसे में बूथ स्तर पर दोनों ही पार्टियों ने अपनी ताकतें लगानी शुरू कर दी हैं और इसके लिए बकायदा दोनों पक्षों की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। इसी पर आज हमारी चर्चा केंद्रित है। कांग्रेस ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत करने का फैसला लिया है और ये 26 तारीख से कांग्रेस के द्वारा शुरू किया जा रहा है। वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो संपर्क से समर्थन अभियान बीजेपी का चल रहा है। ऐसे में इन दोनों अभियानों का क्या असर होगा, कितनी मजबूती बूथ में मिलेगी, इसी पर चर्चा आधारित है। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं रवि गौलानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और व्यास पाठक जी हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार के रूप में। तो तीनों मेहमानों का मैं स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करता हूं। और क्योंकि ये अभियान जो है वो कांग्रेस का है, बीजेपी का है, इसलिए पहले प्रतिक्रिया कांग्रेस और बीजेपी से लेते हैं। तो चलते हैं रवि जी के पास। रवि जी, काफी मजबूती देने का काम शुरू हो गया है। चुनाव के पहले हम क्या माने, नींव मजबूत करने में जुटी हुई है कांग्रेस। देखिए मोहन जी, कांग्रेस पार्टी ने बूथ चलो अभियान की शुरुआत की है, जिसमें पूरे 90 विधानसभाओं में हम एक एक बूथ पर जाएंगे और बूथ में हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं से रूबरू हो रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक ले रहे हैं कि बूथ में किस प्रकार से काम रहेगा। हमारे सारे वरिष्ठ नेता, शैलजा मैडम हो गई, हमारे मोहन मरकाम जी हो गए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और जितने भी हमारे मंत्री हैं, हर व्यक्ति को, संगठन के सारे लोगों को जवाबदारी दी जा रही है अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग जगहों की, जिसमें वो सारे बूथ में जाकर के काम करेंगे। हमारा टारगेट है कि पिछली बार हम 67 सीटें जीत करके आए थे, इस बार हमारा प्रयास है हम यहां आंकड़ा उससे भी आगे बढ़ाएंगे। आप देखिए अभी हम 71 सीटों पर हैं, जिसमें सारे उपचुनाव हमने जीते हैं। हम वो जीत को, अपनी उन सब चीज को बरकरार रखेंगे। किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने जो काम किए हैं, भूपेश बघेल जी की जो नीतियां हैं, किसानों का जो हमने कर्जा माफ किया, हमने बिजली बिल हाफ किया, ऐसे अनगिनत कार्य हमने किए हैं। हर वर्ग को जोड़ने का जो हमने प्रयास किया है पिछले 4.5 वर्षों में, एक एक कार्य पर जाकर के बूथ में वहां की जनता के अनुसार बात करेंगे, उन्हें बताएंगे कि वहां पर रह रहे लोगों को हम के लिए हमने क्या काम किया है और कैसे वापस आप वो जनता हमें आशीर्वाद दे और फिर से कांग्रेस आए, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने और जो हम 5 वर्षों में करे हैं उसको और डबल स्पीड से और बेहतर तरीके से आने वाले 5 वर्षों में जो हम कर सकते हैं उसकी बातें करेंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। ठीक है, तो ये जो है कांग्रेस की कोशिश है और जैसे कि इस संबंध में लगातार बैठकों का दौर कांग्रेस में चल रहा है, अलग अलग तरीके की मीटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री निवास में कल भी बैठक थी और आज भी बैठक थी। इस पर एक प्लान बन रहा है कि कैसे प्रशिक्षण को और कारगर बनाया जाए जिससे कार्यकर्ता प्रशिक्षित रहें, हर
विधानसभा में बड़े नेताओं की आमद हो, फिर उसके बाद उसका विस्तार किया जाए। बीजेपी क्या कर रही है, उनका अभियान क्या है, जान लेते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, आप लोग का क्या अभियान है, किस तरीके का आप लोग की तैयारी है, उसके बारे में जानकारी। पहले तो माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, छत्तीसगढ़ माता को प्रणाम करता हूँ, आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सम्मानित हमारे रवि भैया को प्रणाम करता हूँ। देखिए, कांग्रेस को तो मैं कहना चाहूंगा कि वो कह रहे हैं बूथ चलो, उससे पहले मैं तो इनको कहना चाहूंगा कि संगठन गढ़ो। जिस प्रकार कल की घटना जो है पूरे प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक था कि जिस प्रकार आदरणीय मोहन मरकाम जी ने एक नियुक्ति पत्र जारी किया था, उसे प्रदेश के प्रभारी जी ने शून्य कर दिया। मतलब आदिवासी वर्ग से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी की नहीं चल रही है। इसके पहले हमने कई बार देख चुका जिस प्रकार बृहस्पति सिंह जी विधायक रहते हुए अपने सरकार के कद्दावर मंत्री आदरणीय टी.एस. सेहदे पर हत्या का आरोप लगाते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। वो आएंगे आरोप प्रत्यारोप पे। अभी आपकी तैयारी क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या आप लोग का अभियान है? नड्डा जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, क्या कर? देखिए, हमारी तैयारी अभी की नहीं है। हमारी तैयारी तो देखिए, हम शुरुआत से ही बूथ से हम कहीं ना कहीं काम करते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत। हम जो है, हमारी जो पार्टी है, 2 सीट्स जो लोकसभा की सीट से आज 300 से अधिक सीट हम लोकसभा की सीटों पर काबिज है। हम तो धरातल पर काम करने वाले हैं और कांग्रेस आजकल हमें कॉपी करने पर तुली हुई है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं, अनेक योजना है, केवल और केवल कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे देखिए कोई भी योजना है, आप देख लीजिए, ये केवल कॉपी करने का प्रयास करते हैं और पूरी तरह उसमें विफल होते हैं। देखिए, हमारी जो योजना है वो हम देखिए, हम प्रत्येक कार्यकर्ता से हम रूबरू नहीं होते, हम प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, केवल चुनावी समय पर नहीं, पूरे जीवन काल में हम उस कार्यकर्ता का हम ध्यान रखते हैं। और वो कार्यकर्ता जो है मां भारती की सेवा के लिए अनवरत अपनी सेवाएं देता रहता है। हम केवल ऐसे कार्यकर्ता नहीं है कि जो चुनाव के समय आए और सत्ता पाने के लोभ में कार्य करें और सत्ता पाने के बाद कांग्रेस की तरह छत्तीसगढ़ मतारे को लूट के रखे। ऐसा हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। हमारे कार्यकर्ता जो है, सत्ता आए चाहे ना आए, प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण मां भारती की सेवा में लगा हुआ रहता है वो। ठीक है, तो ये बीजेपी की तैयारी है। अब चलते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। व्यास पाठक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? ठीक है, व्यास पाठक जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? ठीक है, व्यास पाठक जी को फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर वीडियो में, क्योंकि वीडियो में ज्यादा अच्छे से वो अपनी बात रख पाएंगे। तो वीडियो में जुड़ने की कोशिश करते हैं। जब तक हम चलते हैं रवि गवलानी जी के पास और उनसे समझ लेते हैं। इस तरीके की आप लोग मीटिंग कर रहे हैं, मजबूती की बात कर रहे हैं, गाहे बगाहे आरोप प्रत्यारोप तो दूसरे तरीके के लगते हैं, लेकिन क्या माने आप लोग अपने मजबूत गढ़ दुर्ग और बस्तर को बचाने में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, पहले उन क्षेत्रों में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ये रणनीति है क्या कांग्रेस की? देखिए मोहन जी, आपने पूछा दुर्ग और बस्तर, उसके पहले मैं आना चाहूंगा कि मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के काबिल प्रवक्ता से जब आपने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या कर रहे हैं उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। आज यही बात मैं कहना चाहूंगा कि 15 वर्षों में इन्होंने क्या किया, इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 4.5 वर्षों में हमने क्या किया, हम अपनी किताब छाप रहे हैं, तो किताब की किताब हमारी भरती जा रही है। हमारे पास इतना कुछ है बताने के लिए। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूंगा, जो आपने बात कही दुर्ग और बस्तर की, देखिए बस्तर में लोकसभा भी हमने जीती है, बस्तर में सारे के सारे विधायक हमारे हैं। दुर्ग क्षेत्र में भी अगर 2 सीट को छोड़ दें संभाग में, तो 18 विधायक हमारे हैं। हमारे प्रदेश के बहुत सारे मंत्री दुर्ग संभाग से आते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी दुर्ग संभाग से हैं। तो आप इस बात को समझिए कि हमारे जहां इतने मंत्री हैं, जहां से हमने पूरी की पूरी सीटें जीती है, एक एक विधायक वहां जो हमारा नेता है वो कार्यकर्ता भी है, वो काम कर रहा है। किस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान दिया, किस प्रकार से वहां पे उन्होंने जनता के लिए काम किए, किस तरह से हमने आदिवासी भाई बहनों के लिए काम किया, कैसे वहां पर जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो रहा है उसका रेट बढ़ाने का हमने काम किया, उस सब चीज को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और एक एक जन सैलाब मुख्यमंत्री जी जहां जहां जा रहे हैं उनके साथ जुड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के समय में सारे के सारे बस्तर क्षेत्र के स्कूल बंद हो गए थे, वहां नक्सल समस्या इतनी ज्यादा थी। आज वहां देखिए स्कूल वापस चालू हो गए हैं और बच्चे पढ़ाई पर आ गए हैं, मेन लाइन पर आ रहे हैं। नक्सल समस्या को हमने वहां पे कंट्रोल करने का प्रयास किया है। तो ये सारी बातें लेकर के हम बस्तर में जा रहे हैं, ये सारी बातें जो मैदानी क्षेत्र की हैं उसको लेकर के हम दुर्ग संभाग में जा रहे हैं। और खाली दुर्ग और बस्तर की ही बात नहीं है,
हम बिलासपुर में भी जाएंगे, हम रायपुर में भी काम कर रहे हैं, और रायगढ़ और सरगुजा का जो क्षेत्र हमारा है वहां के भी हमारे जो भाई बहन है उनके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और बूथ की जहां तक बात आती है, भारतीय जनता पार्टी कहती है मेरा बूथ सबसे मजबूत, इतना मजबूत इनका बूथ रहा कि 2018 में ये 15 सीटों में आकर के सिमट गए। इनके न कार्यकर्ता है, न इनके पास संगठन में काम करने वाला कोई व्यक्ति है, सिर्फ दिखावटी चीजें हैं। सामने खड़े रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आप एक चीज पूछ लीजिए तो काम नहीं गिना पाएंगे। ठीक है, काम नहीं गिना पाएंगे, काम गिनाइए प्रवीण जी। ये तो अपनी योजना पूरी तरीके से बता चुके हैं और कांग्रेस की योजना दिख भी रही है, प्रशिक्षण पे प्रशिक्षण हो रहा है। और जो कैडर आप लोगों की ताकत होती थी, यानी बीजेपी की ताकत, उसका कैडर, उस तरीके का कैडर बनाने की कोशिश में कांग्रेस जुटी हुई है। तो आप लोगों से सीख कर ये अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये हास्यास्पद है कि किस प्रकार प्रशिक्षण हो रहा है। प्रशिक्षण बिल्कुल हो रहा है, लेकिन किस प्रकार का झूठ बोलने का। अभी उन्होंने जिक्र किया आदरणीय प्रवक्ता महोदय ने नक्सल समस्या की, बड़ा ही दुर्भाग्य की घटना मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तस्वीर में 4 भाजपा कार्यकर्ता है जिनकी नक्सलों ने हत्या की। इसके अतिरिक्त कल ही जो है हमारे एक और भाजपा कार्यकर्ता आदरणीय स्वर्गीय है ना अर्जुन जी की हत्या नक्सल के द्वारा कर दी जाती है। तो ऐसा संरक्षण कौन दे रहा है? भूपेश सरकार जी दे रही है। ये जानते हैं कि भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता में वो क्षमता है कि सरकार को पलट सके, इसलिए हमारे टारगेट हमको टारगेट किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता को टारगेट किया जा रहा है। और रही बात संगठन बार, लेकिन जनादेश का अपमान किस प्रकार किया जाता है वो तो कांग्रेस सरकार ने दिखा दिया। आप शराबबंदी की बात करके आए, सत्ता में आए थे, शराबबंदी की बात करके आए थे, और आप आज क्या कर रहे हैं? हर घर पे आप शराब की होम डिलीवरी कर रहे हैं। और यहां तक आपके मंत्री लखमा जी क्या कहते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं शराबबंदी होने नहीं दूंगा। तो जिस प्रकार सत्ता और संगठन में सामंजस्य नहीं है वो तो कांग्रेस में दिखता है। हमारे संगठन में एक भी आप आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारा संगठन बहुत मजबूत है। चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम केवल और केवल मां भारती के सेवा के लिए लगे हुए हैं। आप एक घटना गिना दीजिए जब भाजपा का संगठन ढहा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है, और जिस प्रकार ये लोग छत्तीसगढ़ महतारी की अस्मिता को लूट रहे हैं, हम बिल्कुल विपक्ष की भूमिका निभाते हुए इनको बता दें कि केवल 4 से 5 महीने की सरकार बची हुई है। आप बात कर रहे हो शना, आप अपने सफलताओं की, आपकी विफलताओं की इतनी गाथाएं कि इसके लिए आधा से 1 घंटा क्या पूरे दिन कम पड़ जाएंगे। शराब के घोटाले हो चाहे चावल के घोटाला हो, कोरोना काल में जो चावल आया था उसमें 5000 करोड़ का घोटाला करके कोरोना काल का चावल छीन लिया। यहां तक युवाओं से बेरोजगारी भत्ता देने का उन्होंने वादा किया था, 10 लाख बेरोजगारों का। विधानसभा के पटल पर कहा जाता है कि 18 लाख से अधिक पंजीकृत बेरोजगार है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता कितनों को दिया जाता है? केवल और केवल 1 लाख लोगों को। आप युवाओं को उनके अधिकार, सबसे बड़े अधिकार, अधिकारी बनने का अधिकार छीन लेते हैं। केवल अपने ही बेटे, अपने ही रिश्तेदारों को आप पीएससी में भर्ती लेते हैं और पीएसटी जैसे महा घोटाला आप करते हैं। भाई, मैं तो चुनौती देता हूं कि आप आइए, धरातल पर काम करके दिखाइए। आप प्रशिक्षण लेकर आ रहे हैं, केवल झूठ का प्रशिक्षण नहीं है। मोहन जी, प्रशिक्षण पे सवाल है जी। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, आपने इनसे पूछा अपनी खूबियां गिनाइए, अपने क्या काम किए हैं गिनाइए, एक काम नहीं गिना पाए। मैं चलिए गिनाता हूं आपको। 2 मिनट प्रवीण जी, मुझे बोलने दीजिए, आपको मौका मिला था। आप 15 वर्षों में क्या किए आप नहीं गिना पाए। आप कहते हैं नक्सल समस्या, इन्हीं के देश के हमारे गृह मंत्री आके कहते हैं हम नक्सल समस्या पे कंट्रोल कर लिए हैं। बोलते हैं बहुत छोटा सा क्षेत्र बचा हुआ है। ये कहते हैं कि इन्हीं के 2 मिनट आप मुझे बोलने दीजिए ना। ये कह रहे हैं कि हम नक्सल समस्या पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दोनों बातों में मोहन जी विरोधाभास है। एक तरफ कहते हैं कर लिए, एक तरफ कहते हैं नहीं कर पाए, विरोधाभास। और ये बता रहे हैं, आज मैं जानता हूं, हमारी कांग्रेस पार्टी जानती है, विद्याचरण शुक्ल जी छत्तीसगढ़ आज जिस जगह पर पहुंचा उसमें सबसे ज्यादा योगदान आपके मुख्यमंत्री कहते थे जीएम घाटी के सबूत आपके जेब में है। मैं बात नहीं कहां गया बताइए, सबूत कहां गया? भाई, आप जीएम घाटी पर नहीं बता रहे हैं। इस डिबेट की परंपरा है, ये सुनने की क्षमता रखें। अब जब ये बोल रहे थे मैं चुप था, की क्षमता नहीं है। आप मोहन जी इस तरह से डिबेट सही नहीं है। चलिए आप अपनी बात, फिर आपको मौका दूंगा। महेंद्र कर्मा जी हमारे चले गए, उदय मुदलियार जी हमारे चले गए। आप मुझे बताइए
क्या दर्द हमने नहीं सहा? हमारा पूरा शीर्ष नेतृत्व चला गया। नक्सल समस्या इतनी घनघोर थी, अगर हर महीने 2 महीने में कभी 100 लोग मरे, कभी 200 लोग मरे, इस तरह की बातें आती थी। 4.5 वर्षों में हमें इस पे कंट्रोल करने का प्रयास किया है, मुख्य धारा में लोगों को लाने का प्रयास किया है, जो बच्चे कुपोषित थे उन्हें दूर करने का प्रयास किया है, जो माताएं हमारी अनीमिया से ग्रसित थी उन्हें हमने बाहर लाने का प्रयास किया है। हमने दाई दीदी क्लिनिक को लेकर के गांव-गांव तक के क्लिनिक की चीजें जाके पहुंचे, ताकि जो लोग इलाज नहीं करा पा रहे वो इलाज कराएं। ये हमने काम किए। ये काम तो गिनाए, एक काम तो गिनाए क्या किए हैं। नहीं, सरकार में आपको इसलिए जवाबदेही के लिए शायद बोल। चलिए व्यास पाठक जी से पहले ले लेते हैं टिप्पणी, फिर आएंगे आप लोगों के पास। व्यास जी, चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं, अगर मगर और बाकी चीजों को छोड़ भी दिया जाए तो अब राजनीतिक दलों ने मान लिया है कि अब चुनाव सामने है, भिड़ जाना है, तो बूथों में उतर गए हैं दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता। कैसे देखते हैं इस तैयारी को आप? निश्चित रूप से मोहन जी, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर के दोनों पार्टी जो है अपनी कमर कसी है और दोनों जो है अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, और दोनों के प्रभारी जो है समय समय पर जो है प्रदेश में पहुंच रहे हैं और उसकी समीक्षा बैठक भी की जा रही है। कुछ समय पहले अभी ओम माथुर जी आए हुए थे, बस्तर का दौरा किए और भी बहुत सारी बैठकें की, बूथ लेवल पे भी जा करके जो है कैसे तैयारियां करनी है, चुनाव कैसे जीतना है, जनता को अपने पक्ष में कैसे करना है, अपने पक्ष में वोट कैसे डलवाना है, इन सब की तैयारियां दोनों पार्टी कर रही हैं। और अभी जो है शैलजा कुमारी भी जो है आई हुई हैं और वो भी बैठक ले रही हैं। लेकिन अभी देखने को ये मिल रहा है कि कांग्रेस में बड़ा घमासान मचा हुआ है जी। अभी कुछ समय पहले जो है 21 तारीख को जो है मोहन मरकाम ने जो नियुक्ति की थी और उस पर जो है प्रभारी जो है कमेंट करके जो है उस नियुक्ति को निरस्त करने कह रही हैं, और उस पर जो है अध्यक्ष जो है तैयारी से कुछ वास्ता पड़ेगा क्या, इसका असर पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से अगर आपस में जो है सत्ता और संगठन में सामंजस्य नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से इसकी तैयारियों में फर्क पड़ सकता है। ठीक है। और इसका लाभ जो है बीजेपी उठा सकती है। तो कांग्रेस पार्टी को भी इस चीज को देखना चाहिए। अभी सत्ता तो अच्छा काम कर रही है, जनता के हित के लिए काम कर रही है, किसानों के लिए भी अच्छा काम किया है कांग्रेस सरकार ने। बशर्ते जो है आपस में फूट ना पड़े, ठीक है, तभी जो है दोबारा जो है सरकार बनाने की सोच सकते हैं। ठीक है। चलिए, तो बीजेपी क्या इसी बात का इंतजार कर रही है कि इनके यहाँ कुछ लड़ाई हो तो हमारा कुछ भला हो? बीजेपी की तैयारी पर ज्यादा जोर नहीं दिख रहा है। आप लोग केवल इंतजार कर रहे हैं कि उनके यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम उसका फायदा उठाएं। मोहन जी, मैंने पहले ही एक वाक्य में कह दिया कि हमारी तैयारी सतत रूप से चलती है। हम लोग सतत चलने वाली पार्टी है, चुनाव के मुंह में हम नहीं पड़ते, हम जनता की सेवा के लिए सतत लगे रहते हैं। और चुनावी तैयारी के लिए चलिए आप कह भी दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारे प्रभारी जी ने कहा है कि प्रत्येक दिन किसी न किसी बूथ में हो, किसी न किसी मंडल में, किसी न किसी विधानसभा में या किसी न किसी लोकसभा में प्रत्येक दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम हो रहा है। तो हमारे यहाँ कार्यक्रम तो सतत रूप से चल रहे हैं। चिंता तो ये करे, मैं तो चुनौतीपूर्वक इनसे पूछता हूं, क्या आप अपने अंतर कलर पर जवाब देने के लिए आप हिम्मत दिखा पाएंगे? जिस प्रकार एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणाएं की थी, नियुक्तियां की थी, उसकी नियुक्तियों को रद्द करने का है ना साहस दिखाया शैलजा जी ने। इस विषय पर आप कुछ भी नहीं कहेंगे। दर्द की बात कर रहे थे, दर्द तो सबसे ज्यादा हो रहा है किसको? भूपेश बघेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को हो रहा है। जिस प्रकार उन्होंने एआईसीसी में इनके संगठन के महामंत्री चावला जी की शिकायत की थी, उनको नहीं हटा नहीं मानता, किसी प्रभारी की बात को नहीं मानता, तो संगठन तो कहीं नहीं दिखता। कि संगठन दिखता जरूर है किसमें? केवल घोटाले करने में, केवल भ्रष्टाचार करने में। चाहे यूनिपोल का घोटाला हो, चाहे चावल का घोटाला हो, चाहे शराब का घोटाला हो, यहां तक गौ माता तक को नहीं छोड़ा। गौ माता के नाम पर योजना लाने वाले और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने वाले कांग्रेस को तो शर्म आना चाहिए। किस प्रकार आप जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, महातारी का आप दोहन कर रहे हैं। आपको तो नैतिकता के चलते आपको तो इस्तीफा देना चाहिए।
बोलने दीजिए ना, आप बोल रहे थे मैं चुप था। चलिए। दूसरी चीज ये कह रहे हैं गौ माता का हमने इस तरह से किया है। आज अगर गौ माता के संरक्षण की बात किसी ने की है, गोबर खरीदी की बात किसी ने की है, तो कांग्रेस पार्टी ने की है। भगवान राम के लिए जो जहां जहां पद चिन्ह उनके छत्तीसगढ़ में पड़े, उसके ऊपर रामगमन पद गमन बनाने का अगर काम किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। एक एक जगह का जीर्णोद्धार कोई कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले हमें कह रहे हैं संगठन देखें, अरे नंद कुमार साय जी आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, आपके नेता प्रतिपक्ष रहे, न जाने कितने बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन आप उन्हें संभाल नहीं पाए। उन्हें समझ में आ गया, वो बोले भी कि पार्टी जो है कार्यकर्ताओं को देख नहीं रही है, पूछ नहीं रही है, इज्जत नहीं कर रही है। आप ही के आदिवासी नेता, आप आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को बदल देते हैं, वहां पर आपको नहीं दिखता। आप आदिवासियों को दूर कर रहे हो, आपको वो नहीं दिख रहा है, आप हमें देख रहे हो। ये तो वही बात हो गई मोहन जी कि भैंस पूरी की पूरी काली है लेकिन गाय की पूंछ काली दिख रही है, तो उसे कहती है कि तेरी पूंछ काली है। अरे आप तो पूरा काले हो। अरे अपने आप को देख लो ना, आप अपने आप को देख लो। जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। बोलिए क्यों निरस्त किया गया मरकाम जी की नियुक्तियों को, बताइए हिम्मत है क्या? बोलिए हिम्मत है क्या? को नहीं संभाल पाए। अरे बोलिए ना, नंद कुमार साय जी को नहीं संभाल मरकाम जी की नियुक्तियों को क्यों रद्द किया गया? और राम जी की बात करते हैं, मैं पूछना चाहूंगा 2007 में अरे आपने भगवान राम के लिए कुछ दिया था कि प्रभु श्री राम माता सीता काल्पनिक है। अरे यहाँ तक भूपेश बघेल जी क्या कहते हैं? भूपेश बघेल जी से पूछ लीजिए राम जी के बारे में क्या बोलते हैं, आप बताइए। बताइए आप प्रभु श्री राम क्या बोलते हैं? सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। बोलूंगा आपको रवि जी, सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। एक तो ये बात है कि भाई बाहर की चुनौती बीजेपी से अंदर की चुनौती है, इसको कैसे निपटेंगे? आप लोग का कार्यक्रम अलग चल रहा है, इस पर दे दीजिए जवाब। किनसे पूछा आपने मोहन जी? गौलानी जी। आप जी देखिए मोहन जी, बात आप समझिए। आज अगर हमारा संगठन काम कर रहा है, एक एक जगह प्रशिक्षण शिविर चलाए जा रहे हैं, बूथ में हम जा रहे हैं, तो हम कार्यकर्ताओं के लिए ही जा रहे हैं। कहीं अगर किसी कार्यकर्ता की कोई नाराजगी है तो उसे भी हम सुन रहे हैं, उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक संगठनात्मक प्रक्रिया है जिस पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है और हम सारी चीजें समझते हैं। कोई हम नए नहीं है, हमने भी बड़ी बड़ी सत्ताएं चलाई है, हमें भी पता है किस तरह से संगठन चलाया जाता है, हम उस पर पूरे काम कर रहे हैं। आज बात ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। इनके इतने बड़े नेता छोड़ करके अगर हमारे पास आए हैं तो कुछ तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने काम किया होगा, कुछ तो कांग्रेस पार्टी में उन्हें दिखा होगा। ऐसे ही छोड़ देंगे? ऐसे ही उन्होंने कह दिया कि उनकी उपेक्षा की गई? एक आदिवासी इतना बड़ा चेहरा जिनके नाम से प्रदेश जब अलग हुआ तो वो नेता प्रतिपक्ष थे, उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता था। आज मुख्यमंत्री फेस का आदमी अगर आ रहा है तो मोहन जी कुछ तो बात होगी। अगर धुआं निकला है, आग तो लगी होगी। ये कैसे कह सकते हैं कि आग नहीं लगी थी? ये तो अंतरकला दोनों ही पार्टी में है, अंतरकला दोनों ही पार्टी में है और ये चुनौती है। लेकिन इस चुनौती को पार करने के लिए संगठन स्तर पे काम करने की जरूरत है। व्यास जी के पास एक बार और चलते हैं। व्यास जी, आपने सुना अंतरकला की स्थितियां तो दोनों ओर से है। कांग्रेस बता रही है कि आपके यहां से तो साय जी आ गए, बीजेपी इंतजार कर रही है कि कोई आ जाए बड़ा, वो मानसून सत्र के बाद होगा, ऐसे संकेत भी हैं। ऐसे में क्या देखते हैं, अंतरकला को कैसे दोनों पार्टियां निपटेंगी, कैसे दूर किया जा सकता है? पार्टियों के पास क्या ऑप्शन है? अब देखिए क्या है, अब बैठकें और कंगरिंग जी शैलजा जी आई हुई हैं, तो अब सीएम साहब भी जो है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन को भली भांति समझते हैं वो। तो कांग्रेस जो है कोई ना कोई जो है निर्णय लेकर के कार्यकर्ताओं के पक्ष में हो, ऐसा निर्णय लेकर के मुझे उम्मीद है कि वो अपने अंतरकलह को जो है सुलझा लेंगे। अब बीजेपी में भी जो है अभी टिकट को लेकर के चर्चाएं चल रही है कार्यकर्ताओं में कि किसे टिकट मिलेगा और कौन जो है पार्टी के साथ देगा, कौन पार्टी के साथ नहीं देगा। तो क्या होता है मोहन जी, चुनाव के समय जैसी नजदीक आता है तो टिकट को लेकर के भी अंतरकलह पार्टियों में चालू हो जाती है। तो अभी तो 4 से 6 महीने है चुनाव में, जैसे चुनाव नजदीक आते जाएगा तो और हमें जो है स्थितियां जो है स्पष्ट होते जाएंगी मोहन जी। ठीक है, स्थितियां अभी और स्पष्ट होंगी। प्रवीण जी जवाब देना चाहते हैं। कई टाइप के सवाल बीजेपी से भी पूछ लिए गए हैं कांग्रेस की ओर से।
सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। इन्होंने प्रशिक्षण की बात की थी, इनके प्रशिक्षण में कहीं भी सत्य और साहस का प्रशिक्षण नहीं है, क्योंकि सत्य और साहस तो अंतर्निहित होता है। मैंने चुनौती देकर पूरा कहा, देखिए साहस नहीं है ना, मैंने बताया ना, चुनौती दिया था कि क्या प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी की नियुक्ति पर कहेंगे कांग्रेस का एक व्यक्ति में हिम्मत नहीं है इनकी नियुक्ति के निरस्त किए जाने पर कुछ कमेंट करे, बस कहेंगे नो कमेंट्स करके। आप बताइए, अरे बताइए ना आप क्यों निरस्त किया गया? आप झीरम घाटी की बात कर रहे थे, मैं फिर से चुनौती दे रहा हूं, सामान्य चैनल पर आप चुनौती दे रहा हूं। मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने कहा था कि सारे सबूत उनके जेब में थे, डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। अरे कहां है झीरम घाटी के सबूत, कहां धुल गए? स्कूलों का उत्थान हो, अरे जनता सब जानती है, काम इतने सारे, यही बात सड़कों का निर्माण हो, चाहे अस्पतालों का निर्माण हो, हमारे जिस प्रकार यूएन तक में चाउर वाले बाबा के नाम से आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रमन सिंह जी विख्यात थे, प्रत्येक घर में पीडीएस के माध्यम से 1 रुपए किलो चावल प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता था, उसको पूरे यूएन ने सराहा है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और अपने अंतरकला पर एक प्रश्न का आप उत्तर तो दे पाओ, बताइए आप 2000 करोड़ का घोटाला करते हो, युवाओं से आप बेरोजगार का अरे शर्म आनी चाहिए सत्ता को, शराबबंदी की बात करके सत्ता में आने वाले इसी का मंथन हो रहा है, मैं बता रहा हूं मोहन जी, 2003 में इन्होंने संकल्प पत्र लाया था, उसमें इन्होंने लिखा था कि किसानों का कर्जा माफ करेंगे। 2003 से 18 1 रुपए का कर्जा माफ नहीं हुआ है। आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आज कांग्रेस ने जो काम किया है वो इन्हें दिख नहीं रहा है। 36 में 30 से ज्यादा वादे पूरे कर चुके, बेरोजगारी भत्ता भी हम दे रहे हैं, एक एक काम हम कर रहे हैं, इनको कुछ दिखता ही नहीं है। मैं पूछ रहा हूं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ रहा हूं कि आप अपनी उपलब्धि तो बताइए, आपने 15 साल में क्या किया वो तो बताइए। किए कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ आकर के टीवी में हाँक रहे हैं बड़ी बड़ी, अरे क्या किए हो बताइए, कब होंगे आपके जन घोषणा पत्र के? वो तो होते रहेंगे। एक बार व्यास जी से अंतिम कमेंट ले लेते हैं। व्यास जी, इसी तरीके की लड़ाइयों के बीच में दोनों पार्टियों को अपनी तैयारी को मजबूत भी करना है, केंद्रीय नेताओं का दोनों ओर से आना भी शुरू हो गया है, क्या देखते हैं इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तैयारी और तेज होगी? अब निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्रियों का आना चालू हो गया है। अभी अमित शाह जी भी आए थे, और उन्होंने अभी जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियां का पूरा जायजा लेकर के जा रहे हैं, फीडबैक भी ऊपर दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से दोनों पार्टियां अपनी तैयारियों में लगी हुई है और बूथ मैनेजमेंट करके जो है दोनों पार्टियां चुनाव जीतने की कोशिश कर रही हैं। मोहन जी, तो कुछ महीने बचे हुए हैं चुनाव के लिए और इसीलिए दोनों पार्टियों का अभियान तेजी पर है। 26 से कांग्रेस मैदान में है तो बीजेपी का अभियान 20 तारीख से चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जब 30 तारीख के बाद स्थितियां स्पष्ट होंगी तो ये पता चलेगा कि किसकी तैयारी किस तक पहुंची है या कुछ काम और बाकी है। उस समय एक बार और फिर से समीक्षा करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ रवि जी जुड़े, आपका धन्यवाद। प्रवीण जी जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ व्यास पाठक जी थे, उनका धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग देखते रहिए TV24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।